Hello and welcome as we advance our discussion that we started in previous lecture on production planning and control. Now if you remember the previous lecture, we divided the complete planning horizon into three. वो तीन क्या थे हमारे? Long term, then we had medium, and then we had short. अब अगर हम इनको देखें तो जैसा हम पढ़ते आए हैं उस हिसाब से हम जनरली इनका क्लासिफिकेशन किस तरह का कर देते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो होगी वो कैसी हो जाएगी 0 to 6 months, ये कैसी हो जाएगी 6 months to 2 years 3 years, और ये हो जाएगी अबव 3 years. तो एक रफ आइडिया जैसा हम अपने जब से हमने मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया है, जब से हमने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया है, करीब करीब इस तरह का एक क्लासिफिकेशन हम लेकर के चलते हैं कि वी हैव लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लास्ट टाइम वी ओपनड अप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन लाइट ऑफ दिस डिस्कशन. फिर इसमें जब हमने फर्दर देखा था तो माई सबमिशन वॉज कि इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, जिसको कि हमने बड़ा ही एकदम क्लियर कट बाउंड्रीज के अंदर डाल दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कर दिया है, एक्सट्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट, 6 months हैंड्स मीडियम, 3 months या हैंड्स लॉन्ग टर्म. ऐसा जनरली होता नहीं है. 3 months एंड 3 years एंड 1 month हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नेसेसरीली नहीं है कि वो लॉन्ग हो जाए. हो सकता है वो डिसीजन किस टाइप का हो, मीडियम रेंज का ही हो सकता है हम आज एक डिसीजन लें और हम कल एक और बड़ा डिसीजन ले लें, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे डिसीजन शॉर्ट टर्म ही होंगे. हो सकता है हम जल्दी जल्दी 2-3 डिसीजंस ले लें लेकिन वो डिसीजंस किस तरह के हों, लॉन्ग टर्म के हों. तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म की जगह जो हमारे पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सबमिशन आया था, सजेशन आया था लास्ट टाइम, अगर वो आपको याद आ रहा है तो वो क्या था कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम लॉन्ग टर्म, जहां क्योंकि हम टर्म कह देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, टाइम में फंस जाते हैं कि इतना टाइम होगा तो वो लॉन्ग टर्म होगा. सर हाउ कैन 4 years भी लॉन्ग मीडियम टर्म, 4 years तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए इसके हिसाब से. लेकिन वो डिसीजन ऐसा हो सकता है जो कि मीडियम टर्म को इफेक्ट करता हो या मीडियम लेवल का हो. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम बाय दीज नेम्स, लास्ट टाइम अपना सबमिशन क्या आया था कि हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक, देन वी ऐड टैक्टिकल एंड फाइनली वी ऐड ऑपरेशनल. ये वो डिसीजंस हो गए जो कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है कि कौन लेता है इनको, टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसको कौन लेता है जनरली अगेन हमेशा जब भी हम बोल रहे हैं वो जनरली है मीडियम लेवल मैनेजमेंट, और इसको लोअर लेवल और इवन वी कैन से सुपरवाइजर लेवल. इस तरह से हमने इन डिसीजंस को देखने की कोशिश की थी कि इट इज बेटर अगर हम इन डिसीजंस को इस तरह से क्लासिफाई करना शुरू करते हैं. ये हमारा लास्ट टाइम का डिस्कशन था कि अगर हम अपनी प्लानिंग को चाहें तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. फाइन, ये लास्ट टाइम हमने देखा था. अब हम जो आगे एडवांस कर रहे हैं अपने डिस्कशन को वो ये है कि आज जब अपन शुरू कर रहे हैं तो हम वापस से इस डिस्कशन को जहां छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं और एक ओवरलैपिंग टाइप का डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटी प्लानिंग, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लानिंग, और फिर हमारे पास आ जाएगा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जिसको क्या कह देते हैं हम, MPS, और फिर हमारे पास आ जाएगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग.
तो अब हम अपने डिस्कशन को फर्दर एडवांस करना चाह रहे हैं इन्हीं लाइंस पे जो हमने शुरू की थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे वो क्लियरली ये लाइंस को आगे तक एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर ओवरलैपिंग एरियाज। कभी भी जब हमने ये वाला क्लासिफिकेशन ले लिया स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, तो उसमें टाइम का तो कुछ रह ही नहीं गया। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगी, बहुत सारा खर्चा होगा, तो वो कौन सा हो गया फिर? स्ट्रेटेजिक हो गया। अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी बहुत लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज और कल में फर्क आ जाएगा, तो वो कौन सा हो गया? मीडियम टर्म हो गया या टैक्टिकल हो गया, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो वो किस तरह के डिसीजंस हैं, वो किस तरह की प्लानिंग है, वो डिसीजंस किस प्लानिंग में आएंगे? एग्रीगेट प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म वाले किस में आ रहे हैं? कैपेसिटी प्लानिंग। देन ऑपरेशनल लेवल के जो है उनको हमने कहाँ कर दिया? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। हाँ, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जब हमने इस सब्जेक्ट को ओपन अप किया था, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ना शुरू किया था, तो आई वाज टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। और ज्यादा डिस्कशन कहां पे अब हमारा होने लग जाता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट की तरफ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो क्या है? एक फैसिलिटी को जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको मैनेज करना, उस रूम को मैनेज करना जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर सर्विस आप दे रहे हैं तो वो जो रेस्टोरेंट है जहां पे सब लोग बैठे हुए हैं उसको मैनेज कर लिया, तो दैट इज ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्लासरूम को मैनेज कर लिया एक कॉलेज के अंदर, तो दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लेकिन क्या सिर्फ क्लासरूम अच्छा हो जाए तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी? क्या सिर्फ हमारा जो सिटिंग एरिया है रेस्टोरेंट का वो अच्छा हो जाए तो हमारा जो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट का वो अच्छा हो जाएगा? नहीं। हमारे को समझ में आया कि जो सिटिंग एरिया है इसके साथ खाना भी अच्छा होना ज़रूरी है। जो हमारे को वेट कर रहे हैं, जो वेटर्स हैं, वो भी सही से हमारे से प्लेजेंटली बात करें, जो खाना आ रहा है वो भी अच्छा टेस्ट का हो। सब कुछ सही होगा तब कहीं जा कर के ये एक्सपीरियंस अच्छा होता है। क्लासरूम अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम टीचिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लासरूम टीचिंग अच्छी होने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एयर कंडीशनर्स अच्छे होने चाहिए, लाइट चली जाती है तो बाहर जनरेटर बैकअप अच्छा होना चाहिए, पार्किंग्स अच्छी होनी चाहिए जिससे जब बच्चा गाड़ी पार्क करके आ जाए तो उसको ये टेंशन नहीं हो कि उसकी गाड़ी सिक्योर है या नहीं। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, ऑफिस का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। ये सब सही होगा तब बच्चा सही से टेंशन फ्री होकर पढ़ पाएगा। इसका मतलब अल्टीमेट काम कहाँ हो रहा है? क्लास में हो रहा है। लेकिन ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट भी हमारे को क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए, एकदम सही चाहिए, तभी हम सही से कर पाएंगे। तो दैट इज द आइडिया। अब उस पे हम चलते हैं यहां पे आगे कि वी हैव लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स। तो वो ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला जो एरिया है जहां पे हम सब बातें कर रहे थे कि स्कोप क्या है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की तो हमने कंप्लीट स्कोप की बात की, अब हम उसको नैरो डाउन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अभी जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं तो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन, ये पेन कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहां बनेगा, कौन बनाएगा, कितना बनेगा, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पेन। मैं उस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि ये पेन जो बनाएगा उसके पानी का क्या अरेंजमेंट है, उसका पानी आया या नहीं आया, उसके लिए जो पानी आ रहा है उसके अंदर वाटर फिल्टर आया या नहीं आया, उस सब की अब बात नहीं हो रही। अब स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट हम सेल करने जाएंगे उसकी बात आएगी। तो हम ऑपरेशंस की जो बात अब तक कर रहे थे, इवन लास्ट लेक्चर भी जो हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, वहां एक बार के लिए हमने होलिस्टिक डिस्कशन किया था कि कंप्लीट ऑपरेशंस मैनेजमेंट किस तरह से चल रहा है। बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन की बात करेंगे कि जब भी मैं किसी प्लानिंग की भी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल है, ऑपरेशनल है, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, नॉट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पॉम। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पीएम, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कैपेसिटी प्लानिंग कहाँ आ गई? स्ट्रेटेजिक में आ गई। एग्रीगेट कहाँ आ गई? टेक्टिकल में आ गई। ऑपरेशनल की बात करें तो क्या आ गया? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये दो तरह के आ गए। तो इनके बारे में अब हम बात करनी शुरू करते हैं। हाँ, एमआरपी की हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, इसको कहते हैं एमआरपी। और फिर हमारे पास एक और आ चुका है विच इज़ एमआरपी, इसको कहने लग गए हैं आजकल एमआरपी 1। तो यू ऑल्सो हैव एमआरपी 2। तो इस तरह से अब हमारा डिस्कशन एडवांस होगा कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस प्लानिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नॉट पॉम बट पीएम। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, आज हम कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, देन इन लेक्चर्स टू कम विल टॉक अबाउट एग्रीगेट, मास्टर प्रोडक्शन एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग क्या है कि जब हम एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमने जब प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप देखा था तो देखा था सबसे पहले पॉम का स्कोप में क्या है? प्लांट लोकेशन,
कहाँ पे बनाया जाए, किस कंट्री में बनाया जाए, किस कंट्री के किस स्टेट में बनाया जाए, किस सिटी में बनाया जाए, किस इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाए। तो ये था हमारा लोकेशन, प्लांट लोकेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली। फिर आपने लेआउट भी देख लिया कि इस डिज़ाइन से रहेगा, यहाँ पे फैक्ट्री रहेगी, यहाँ पे पार्किंग रहेगी, यहाँ पे गार्डन रहेगा, यहाँ पर कंटीन रहेगी, यहाँ पर पानी रहेगा, इस तरह से आपने, यहाँ एडमिन ब्लॉक रहेगा, यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी रहेगी, वो भी आपने लेआउट। तो अब तक जो आपने डिस्कस किया वो क्या था? अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक रिकैप करूँ तो प्लांट लोकेशन के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, देन प्लांट लेआउट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में भी हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ। डिमांड फोरकास्टिंग इसके बीच में कहीं पे सेट होएगी, कहां पे सेट हो जाएगी डिमांड फोरकास्टिंग इसके बीच में? नाउ बिकॉज आई टोल्ड यू दीज आर ओवरलैपिंग रीजन्स, यहां पे लाइंस को मैंने इसीलिए छोटा छोड़ रखा है कि ऐसा नहीं है कि यहां लाइन खींच दी और ये सारा स्ट्रेटेजिक है। डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह से चलता है कि डिमांड फोरकास्टिंग को अगर मैं लिखूं तो यहां आ जाएगा, तो वी टॉक्ड अबाउट लोकेशन, वी टॉक्ड अबाउट लेआउट। लोकेशन मतलब कहां होना चाहिए, लेआउट मतलब किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, नक्शा कैसा होना चाहिए, ब्लूप्रिंट क्या होएगा, कहां कमरे होंगे। जैसे घर का एक लेआउट होता है, यहां पे आपका बेडरूम है, यहां पे ड्राइंग रूम है, यहां पे किचन है, यहां पे डाइनिंग रूम है, उस तरह से। तो यहां लेआउट में क्या है, प्रोडक्शन कहाँ होगा, एडमिन ब्लॉक कहाँ होगा, अगर लाइब्रेरी फैसिलिटीज हैं तो वो कहाँ होंगी, रेस्ट रूम कहाँ होंगे, वो सारा यहाँ आ गया। फिर हमने एक चीज जो अब तक बात की है वो क्या थी, डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग एकदम ऐसा नहीं है कि टेक्निकल में आ जाएगा, ऑपरेशनल में आ जाएगा। डिमांड फोरकास्टिंग कैसी होती है, एक ब्रॉडर सेंस के अंदर तो वो 2-3 साल की भी डिमांड फोरकास्ट की जाती है कि भाई हमारे मोबाइल्स अगले 3 साल 4 साल के अंदर किस तरह से ग्रोथ होने वाली है। कोई एक नया प्रोडक्ट आता है, नए टेलीविजन्स आते हैं, अभी तो हमारे पास एलसीडीज एलईडीज हैं, पीछे प्लाज्मास थे, तो उनका एवोल्यूशन हुआ कि भाई एलईडीज चल रहे हैं, तो एलईडीज अगले 5 साल में क्या रेट से बढ़ते जाएंगे, उनका जो डिमांड है वो अगले 5 साल में किस रेट से बढ़ेगी, अगले 3 साल में किस रेट से। हाँ, 5 का जो होगा एक वेग आइडिया होगा, 5 का आइडिया क्या है वो प्रोजेक्शन से आ रहा है। 3 का जो आइडिया है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आया है और अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, अगला प्रोडक्ट 3 साल पहले तो आना नहीं है, इसका मतलब 3 साल का जो हमारा फोरकास्ट है हमारे टेलीविजन के लिए वो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड होगा। उससे भी सॉलिड क्या होगा, 1 साल का फोरकास्ट जो है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर से टाई अप कर लिया और उनको कह दिया इतना इतना सामान आप हमारे यहाँ से उठाओगे, तो वो इतना सामान तो हमारे यहाँ से लेंगे, इसका तो इतना तो उनको बना करके देना है। तो 1 साल का जो हमारा है टारगेट, वो डिमांड फोरकास्ट वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी। फिर उस 1 साल में से भी पर क्वार्टर जो डिमांड फोरकास्ट है वो जो और ज़्यादा स्पेसिफिक होगी कि हाँ भाई इसने अभी शोरूम का टाई अप किया है, ये 6 महीने बाद खुल रहा है तो इसको 6 महीने बाद देना है, इसका शोरूम अभी खुल रहा है इसको सप्लाई करना है, ये एक बड़ा अपना डीलर है इसके यहाँ पे सामान पहुँचाना है। तो अब जो आपके पास 3 महीने की डिटेल्स आ रही हैं, डिमांड फोरकास्ट आ रही है, वो ज़्यादा बेटर है। 3 महीना तक जब आप आए हो, 6 महीने 3 महीने तक, तो आप कहाँ आ गए, ऑपरेशनल में आ गए। तो इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग को हमने थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है। इवन इनको भी हम देखेंगे तो पता पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं है। आइडिया इज, अब तक हमने क्या बात की, लोकेशन, लेआउट, डिमांड फोरकास्टिंग। लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये था हमारा 4th टॉपिक। तो दिस हैज बीन आवर डिस्कशन अप टिल दिस पॉइंट, 1, 2, 3 एंड 4th। इस 4th डिस्कशन को आज हम आगे ले जा रहे हैं, जिसमें से हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में विल मूव इन दिस डायरेक्शन। फाइन। तो टुडे विल टॉक अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग। हां, अब कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, जब हम लेआउट डिसाइड करते हैं कि भाई ये हो गया, यहां पे हमारा प्रोडक्शन होएगा, इस रूम के अंदर हमने इतना बड़ा एक प्लांट फैक्ट्री का जो एरिया है वो रखा है कि इसमें मशीन्स लगाई जाएंगी। ये मशीन्स जब आप लाएंगे तो उनकी कुछ कैपेसिटी होगी। आप प्रिंटर लेते हैं तो उसकी एक रेटेड कैपेसिटी होती है कि वो आपको 100 पेज पर आवर निकाल के दे देगा, 200 पेज पर आवर निकाल के दे देगा। अब जब उसने 100 पेज पर आवर या 200 पेज पर आवर कहा था, तो अब आप यहां पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो वो क्या कह देता है कि 150 पेजेस पर आवर, और फिर एक और इंफॉर्मेशन होती है 20 पेजेस पर मिनट, कि इसकी स्पीड क्या है,
24 पेजेस पर मिनट। और इसकी कैपेसिटी क्या है? 150 पेजेस पर आवर। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगने लग जाता है हमारे को। फैन होता है हमारे पास, फैन की क्या होता है? आरपीएम लिखा हुआ होता है। मोटर्स होती है, उन पे आरपीएम लिखा हुआ होता है कि कितनी रेवोल्यूशन रोटेशंस पर मिनट ले लेगी। तो वो क्या हो गई? हमारी कैपेसिटी हो गई। अब अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर में क्या होता है? 24 पेजेस पर मिनट की स्पीड दे रखी है। मतलब वो हर 60 सेकेंड्स के अंदर आपको 24 पेजेस निकाल करके दे देगा। इसका मतलब करीब करीब 2.5 सेकेंड के अंदर वो एक पेज को प्रिंट कर देता है। 2.5 सेकेंड्स में एक पेज को प्रिंट कर देगा। ये हो गई उसकी स्पीड। अब अगर वो 1 मिनट में 24 पेजेस कर रहा है तो 150 पेज तो 6 मिनट में ही हो जाने चाहिए थे, 6-7 मिनट के अंदर। 6 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 144 पेजेस। 7 मिनट में आपकी प्रिंटिंग पूरी कंप्लीट। अगर मेरे को 150 पेज प्रिंट लेने हैं तो 24 पेजेस पर मिनट, 6-6.25 मिनट के अंदर मेरे 150 पेज का प्रिंट आ जाएगा। बट देन वो लोग क्या लिख देते हैं? कैपेसिटी 150 पेजेस पर आवर। ऐसा क्यों हुआ? ये मिसमैच कहां से आया? ये जो मिसमैच हो रहा है, इसी मिसमैच को हमारे को यहां पे पढ़ना है, समझना है, और हम उस मिसमैच से कैसे डील कर सकते हैं ये देखना है। तो ये मिसमैच क्या है? अगर इसको समझें तो वो कर सकता है 24 पेजेस पर मिनट, और इस हिसाब से चलोगे तो 6-6.5 मिनट के अंदर वो आपके 150 पेज भी निकाल देगा। लेकिन कैपेसिटी क्या है? 150 पेज पर आवर। मैं 10 मिनट बाद अगर प्रिंट निकालूं तो क्या आएगा? नहीं क्या प्रिंट? क्या वो प्रिंटर बैठ जाएगा कि भाई मैंने 1 घंटे के 150 निकाल लिया और मैंने निकालूंगा? वो बैठेगा नहीं। पर जो रेटेड कैपेसिटी आती है वो किस लिए आती है? कि अगर आप इतने प्रिंट्स निकाल लोगे उसके अंदर तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद उसके अंदर बहुत फाइन गियर्स होंगे, फाइन वो बेल्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो उसकी मोटर घूमती है, मोटर से मोशन आगे जाता है, पेज उठता है, पेज पूरा रोल होकर के आगे आता है, अंदर से जाता है, पूरा प्रिंट होता हुआ ऊपर से पेज बाहर आता है। तो ये सारे जो गियर्स हैं, जो बेल्ट्स हैं, जब आप 150 पेज निकाल लोगे तो वो इतनी गर्मी कर देंगे, वो इतना गर्म हो जाएगा प्रिंटर कि अगर आपने और ज़्यादा निकाले तो वो निकालेगा, 160 भी निकालेगा, 170 भी निकालेगा और 250 पेज भी निकालेगा। बट देन देर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि उस गर्मी से वो बेल्ट थोड़ा सा पिघल जाए, खराब हो जाए, वो बेल्ट थोड़ा सा लूज हो जाए। देर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि वो जो गियर्स हैं उनमें से कोई एक गियर टूट जाए। तो हम जो प्रिंटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स देखते हैं वो किस लिए होती है? क्योंकि अगर हम उसको हायर रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ कर लें तो गर्म होकर थोड़ा सा अंदर से कोई ना कोई कंपोनेंट थोड़ा सा खराब हो जाता है, लूज हो जाता है, डिसफिगर हो जाता है, जिसके कारण फिर आगे हमारे प्रिंट आउट सही नहीं आते। तो यहां पे दो देयर इज अ कैपेसिटी टू प्रिंट मच मोर देन 150, लेकिन वो कैपेसिटी कहां उन्होंने थ्रॉटल कर दिया, रोक दिया कि 150 से ज़्यादा मत निकालना, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर खराब हो जाए तो हमारी गारंटी नहीं है। दिस इज वॉट दे मीन बाय कैपेसिटी। तो यहां हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंस आया या नहीं आया। हम अगर इस 24 से चले तो हम कितने ही निकाल सकते थे प्रिंट? कितने हो गए? करीब करीब 150, 10 गुना कर दो 15, 1200 के करीब प्रिंट निकाल सकते हैं हम, 1000 से ऊपर प्रिंट निकाल सकते थे 1 घंटे के अंदर। लेकिन रेटेड कैपेसिटी कितनी है? 150 की है। क्यों है ये 150 की? जिससे कि वो प्रिंटर गर्म ना हो जाए, उसके गियर्स, उसके बेल्ट्स खराब ना हो जाए। फाइन, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि किस तरह से कैपेसिटी प्लेज आउट। हमारे केस में कैपेसिटी का क्या रोल रहेगा? कैपेसिटी प्लानिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम? कि जब आपने एक लेआउट तैयार किया, आपने मार्क कर दिया कि ये मेरी प्रेमाइसिस रहेगी, इसके अंदर हम मशीन्स लगाने वाले हैं। अब जब आप उसके अंदर मशीन्स लगाएंगे तो उन मशीन्स की कोई रेटेड कैपेसिटी आएगी। वो रेटेड कैपेसिटी कैसे आएगी? 500 यूनिट्स पर डे। तो अब अगर एक मशीन में लाता हूं जिसकी रेटेड कैपेसिटी क्या है? 500 यूनिट्स पर डे, तो 30 दिन जब हम उसको चलाएंगे तो उसकी कितनी हो गई? 500 यूनिट्स पर डे। अब अगर आप उसको 30 दिन चला दोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 15,000 यूनिट्स पर मंथ। तो अब जो आप मशीन ला रहे हो उसकी रेटेड कैपेसिटी कितनी है? 15,000 यूनिट्स पर मंथ। वापस से इस एग्जांपल पे आइए। ये 150 और 24 का फर्क तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी स्पीड कितनी है? 24 पेजेस पर मिनट। मेरे को 20 पेज ही लेने हैं, तो क्या जरूरी है कि मैं 4 पेज फर्जी भी लूं, कचरा भी लूं, क्योंकि ये तो निकाल सकता है प्रिंट? नहीं, इसकी स्पीड 24 पेजेस पर मिनट की है, इसकी कैपेसिटी 150 पेजेस की है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को 80 पेज की ही जरूरत है, अगर मेरे को 20 पेज की ही जरूरत है तो मैं 1 मिनट में 4 एक्स्ट्रा लूं। मेरे को अगर 80 पेजेस का प्रिंट आउट लेना है तो मैं 70 एक्स्ट्रा पेजेस लूंगा, नहीं पूरे आर की कैपेसिटी तो करूंगा।
आइडिया इज अगर आपको कम ज़रूरत है तो फिर ऑब्वियसली फिर मैं क्या करूंगा, कम ही यूज़ करूंगा। अब आपने जब मशीन लगाने जा रहे हैं, हम प्लांट लेआउट हो गया, अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। ये डिसीजंस कहां आते हैं, ये डिसीजंस किस में है, स्ट्रेटेजिक में है। लोकेशन, लेआउट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं देखता है, डेली नहीं होता है ये काम, वंस इन अ ब्लू मून होता है। 10 साल 20 साल के अंदर कोई ये जना एक बार नई फैक्ट्री डालता है। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है ना। जब आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया, लेआउट बना लिया, एक लैंडमार्क कर दी कि इसमें हमारी मशीन्स लगने वाली हैं, और मैं 15,000 यूनिट्स पर आवर की मशीन, पर मंथ की मशीन ले आता हूँ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या मैं ये देखूंगा क्या कि मेरी सेल्स कितनी होने वाली हैं इस महीने, या मैं ये देखूंगा कि अगले 10 साल में मेरी सेल्स कहां पहुंच जाएगी। ऑब्वियसली जब मैं नया हूं तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकेगा। जब मैं नया हूं तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, प्रोबेबली 2000 यूनिट्स पर मंथ, क्योंकि अभी तो नए हैं हम, अभी तो हमारी ब्रांड एक्सेप्टेंस नहीं है। 2 महीने 3 महीने के अंदर ये 2000 क्या हो सकता है, 2500 बन जाए। 2 साल 4 साल के अंदर हो सकता है ये क्या बन जाए, 6000 यूनिट्स पर मंथ बन जाए। ये कंफ्यूज मत होना, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये तो हम जैसे ही लिख रहे हैं। इनफैक्ट आई बिलीव इस बाकी सारे को हटा देना चाहिए अब, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटी प्लानिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कैपेसिटी प्लानिंग। तो आइडिया इज, आज हमारी डिमांड, नया प्रोडक्ट है, नई फैक्ट्री है, तो 2000 की है। 2 महीने 3 महीने में 2500 भी बिकने लग जाएगा एक महीने का। 2 साल 3 साल में 6000 यूनिट्स भी बिकने लग जाएंगी। क्या 2 साल 3 साल बाद मैं नई फैक्ट्री डाल लूंगा, या ये बिजनेस बंद कर दूंगा, कोई दूसरे प्रोडक्ट में चला जाऊंगा? नहीं। बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा, ऑनगोइंग कंसर्न, बिजनेस बंद करने के हिसाब से नहीं सोचा जाता है, बिजनेस तो सोचा जाता है चलता जाएगा। अब जब ये चलता जाएगा तो इस 6000 को तो फिर और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये 2 साल 3 साल में 6000 हुआ है, कभी ना कभी ये कहां पहुंच जाएगा, 16000 पे पहुंचेगा। नाउ जब मैं मशीन ला रहा हूं तो वो मशीन किस कैपेसिटी की लाऊं? क्या ऐसा करूं कि 2000 यूनिट्स की आज मशीन ले आऊं? उस केस में तो क्या होगा, फिर 2 महीने बाद फिर नई मशीन लानी पड़ेगी, 1 साल बाद फिर नई मशीन लानी पड़ेगी, 3 साल बाद फिर नई मशीन लानी पड़ेगी, 6 साल बाद फिर नई मशीन लानी पड़ेगी। तो नई नई मशीन ही लाते रह जाएंगे हम। तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास होती है डिजाइन कैपेसिटी, और एक हमारे पास होती है सिस्टम कैपेसिटी। यहां पे जो हमारे पास है, ये डिजाइन कैपेसिटी है कि भाई जब आप प्रिंटर लाए हो तो उसकी ये कैपेसिटी है। लेकिन सिस्टम कैपेसिटी अलग हो सकती है। अभी वापस से एक बार अब देखते हैं सिस्टम कैपेसिटी क्या है। फॉर नाउ एक बार बात करें कि हमारा आज कितना बिक रहा है, 2000, थोड़े टाइम में 2500, थोड़े टाइम में 6000, थोड़े और टाइम में 16000। मशीन कितने की लाएं? मशीन्स ऐसा नहीं है कि डेली लाई जाएंगी। मशीन्स में ऐसा नहीं होता है कि एक बार यहाँ पर मशीन लगा दी, फिर जब और मशीन्स आएंगी तो ऐसा करेंगे 2 मशीन्स को इधर खिसकवा देंगे, 2 उधर लगवा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो हम अपने घर में कर लेते हैं कि आज टेलीविजन इधर कर दिया, बेड उधर कर दिया, फ्रिज इधर कर दिया, कल आज गाड़ी इधर पार्क कर दी, कल उधर पार्क कर दी। एक फैक्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मशीन्स होती हैं। एंड देन अलग अलग टाइम्स की अलग अलग टेक्नोलॉजीज की मशीन्स होंगी तो उनके आपस में सिंक नहीं बैठेगा, प्रोडक्ट 2 क्वालिटी का आने लग जाएगा। सो द आइडिया इज कि अब यहां हम क्या करेंगे, जब मेरे को पता है कि आने वाले 6 से 8 साल के अंदर मेरी डिमांड बढ़ने वाली है, तो मैं जो मशीन लाता हूं वो क्या लाता हूं, 15,000 यूनिट्स पर मंथ और मे बी 20,000 यूनिट्स पर मंथ। तो जो मैं मशीन ला रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, थोड़ी हायर कैपेसिटी की ला रहा हूं, जहां पे मैं अपने आप को 8-10 साल के अंदर देखता हूं। क्योंकि कैपेसिटी प्लानिंग किस टाइप का डिसीजन है, अभी अभी जो हमने चार्ट बना रखा था, इट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन।
मशीन्स आने वाली हैं, लेआउट्स बनने वाले हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करेगा, कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कैपेसिटी प्लानिंग क्या हो गया? हमारा एक टॉप लेवल डिसीजन हो गया। तो ये डेली नहीं होता है। तो जब ये डेली नहीं हो रहा है, और हमने इसको स्ट्रेटेजिक को क्या कहा था, जनरली ये 3-4 साल से ऊपर के टाइम के लिए होता है। तो लॉन्ग रेंज हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। तो जब लॉन्ग रेंज है तो फिर लॉन्ग रेंज की प्लानिंग करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आज कितना बिकेगा? आप तो ये देखो ना कि मेरे को 4 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर 16,000 यूनिट्स भी बेचनी है। तो व्हाट यूल डू इज, आप आज के हिसाब से अपनी कैपेसिटी नहीं लगाते हो, आप कैपेसिटी लगाते हो कि भाई मेरे 6-8 साल में मैं कहाँ आऊँगा, कितनी डिमांड होगी। तो ये जो आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये मशीन मेरी कब तक चलेगी। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी, कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है। अब अगर आटा पीसने की हम बात करें तो बाय एंड लार्ज आटा पीसने में एक ही टाइप का काम हो रहा है, सदियों से एक ही काम हो रहा है कि वो एक पत्थर के ऊपर पत्थर चल रहा है और हमारा आटा पिस रहा है। अब वो मशीन्स के अंदर थोड़े से वेरिएंट्स आ गए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, गेहूं को पीस डालना है। तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर हम कार्स के अंदर देखें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इतनी सारी आ चुकी हैं, कार्स की स्पीड्स इतनी बढ़ चुकी है, पुरानी कार्स आउटडेट हो जाती हैं, स्ट्रेंथ के कारण आउटडेट हो जाती हैं, पोल्यूशन लेवल्स के कारण आउटडेट हो जाती हैं। मोबाइल्स को देखें तो एवरी 6 मंथ्स अ मोबाइल गेट्स आउटडेटेड। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं वो भी साल के अंदर 2 मॉडल मिनिमम निकालती है। क्यों? 6-6 महीने, 8-8 महीने में, साल भर में हमारा जो रैम कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है वो आउटडेट हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है, तो फिर मेरा जो प्लानिंग है वो 8 साल का नहीं होगा, फिर वो मेरा प्लानिंग 2 साल का होगा। फिर मैं क्या देखता कि भाई 2-1 साल में मैं 2,500 तक पहुंच जाऊंगा क्या? तो यहां इसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो चीज है, ये जो चीज आप ला रहे हो, दिस इज डिजाइन कैपेसिटी। जो अभी मैं सोच रहा हूं ना शुरू में, प्लांट लेआउट के बाद में, कि भाई कितना लगाया जाए, मशीन कौन सी लाई जाए, दैट इज डिजाइन कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी की मशीन लगाई जाए, कितना बना सकती है। 15,000 बना सकने का ले आओ, 20,000 बना सकती है ऐसा मशीन ले आओ, दैट इज डिजाइन कैपेसिटी। बनाऊंगा नहीं इससे, क्योंकि ये 20,000 बना सकती है तो मेरे को तो 2,000 बेचना है। मेरी जो अभी मार्केट के अंदर डिमांड है वो कितनी है, 2,000 की है। तो मैं 20,000 वाली मशीन नहीं 20,000 यूनिट्स नहीं बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे 24 पेजेस पर मिनट है, मेरे को 2 पेज प्रिंट लेने हैं, मैं कोई 24 थोड़ी लूंगा। अगर मेरे को कम की जरूरत है तो आई टेक लेसर प्रिंट्स, लेसर नंबर ऑफ प्रिंट्स। सेम इज ओवर हियर कि लेट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लेट द डिजाइन कैपेसिटी भी 15,000 और 20,000 एज द केस में भी, जैसा आपका प्रोडक्ट परमिट करता है। इट कुड बी 15,000, इट कुड बी 20,000, बट इफ योर डिमांड इज 2,000 देन आई प्रोड्यूस 2,000 ओनली। इन दैट केस सिस्टम कैपेसिटी क्या हो गई, ये हो गई सिस्टम कैपेसिटी। कि हमने मशीन कौन सी लगाई, डिजाइन कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि आज या कल आउटडेट हो जाए, जितना हमारा प्रोडक्ट चलेगा। हाँ, मोबाइल जैसी कोई टेक्नोलॉजी है जो 6 महीने 2 साल के अंदर आउटडेट हो जाती है, तो मैं 2,500 की सिस्टम डिजाइन कैपेसिटी लगा लूंगा। फिर मैं 15,000 और 20,000 नहीं, फिर मैं ऐसी मशीन लाऊंगा जो 2,500 यूनिट्स पर ईयर दे सके मेरे को। क्यों? मेरे को पता है 2-3 साल के अंदर ये मशीन आउटडेट हो जानी है, प्रोडक्ट आउटडेट हो जाना है, तो मैं 2 साल का ही होराइजन लेके चल रहा हूँ। वहीं पे आटा की चक्की लगा रहे हैं आप, कोई मशीन बना रहे हो, तो आप ऐसा करो 3-4 साल का, 10 साल का भी डेटा लेकर के ला सकते हो कि 10 साल में मेरा प्रोडक्ट इतना बिकना शुरू हो जाएगा, तो लेट मी बाय अ मशीन ऑफ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 20,000, जिससे कि मैं 16,000 तक पहुंच जाऊंगा 6 से 8 साल में। 9-10 साल, 9th ईयर 10th ईयर जब होगा, जब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का प्लान कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्लांट का प्लान कर रहा हूँ, तब तक भी ठीक है। ये 16 है तो 17-18 भी अगर हो गया, 20 भी हो गया, तो इस मशीन से चल जाएगा। तो आई बिलीव ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हमारे को, कि कैपेसिटी प्लानिंग में हम क्या चेक करेंगे। कैपेसिटी प्लानिंग पे तो फिर से आते हैं, 2 तरह की कैपेसिटीज होती हैं, वो समझ में आई या नहीं, इनकी प्लानिंग तो अभी हम करते हैं। 2 तरह की कैपेसिटीज कौन सी है, डिजाइन कैपेसिटी एंड सिस्टम कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी इज जो आपने इंस्टॉल किया है, जो आपको लगता है कि मेरे अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर मैं बेच लूंगा। यहां पे डिमांड फोरकास्टिंग को और एक्सटेंड कर सकते हैं हम। हमने डिमांड फोरकास्टिंग अभी यहां लिखी थी, तो कहां रखी थी, मीडियम और शॉर्ट में। तो डिमांड फोरकास्टिंग छोटा सा आइडिया तो आपको यह भी देती है कि 10 साल में आप कहां होंगे। तो इसका मतलब डिमांड फोरकास्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो हर लेवल पर चल रही है। हाँ, कुछ लेवल पे वो सिर्फ इंडिकेटिव है, कुछ लेवल पे वो थोड़ी सी वेग है, कुछ लेवल पे वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है। सो कैपेसिटी प्लानिंग में आने से पहले
कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, डिजाइन कैपेसिटी एंड सिस्टम कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी इज जो आपने इंस्टॉल कर दिया, जो मशीन आप ले आए, 25,000 यूनिट्स पर मंथ है या ईयर पर मंथ है, 25,000 यूनिट्स पर मंथ, दिस इज माई डिजाइन कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी मतलब अब मेरी फैक्ट्री में आप चाहो तो 25,000 यूनिट बना सकते हो। अब मेरे प्रिंटर में आप चाहो तो 24 पेजेस 1 मिनट के निकाल सकते हो। आपको 10 निकालने हैं, नो इश्यूज। आपको 12 निकालने हैं, नो इश्यूज। लेकिन अगर आपको 25 प्रिंट निकालने हैं तो वो इसमें नहीं निकलेंगे। फाइन। तो ये हो गई हमारी डिजाइन कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी क्या है? जितना आप उसको यूज कर रहे हो। हां, अब सिस्टम कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो सिस्टम कैपेसिटी को गवर्न करने वाले थोड़े 2-3 फैक्टर्स हो गए। एक तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या हो गया, सिस्टम कैपेसिटी को गवर्न करने वाला एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया एक्चुअल डिमांड। अगर एक्चुअल डिमांड ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बनाऊं? एक्चुअल डिमांड ही अगर 2000 पेजेस पर मंथ की है तो फिर भले मैंने मशीन 20,000 की लगा रखी हो, मैं तो कितने लूंगा? 2000 पेजेस ही बनाऊंगा। भले मेरा प्रिंटर 24 पेजेस की कैपेसिटी रखता हो, मेरे को 2 ही प्रिंट लेने तो मैं 2 ही लूंगा। तो एक तो सिस्टम कैपेसिटी का थ्रॉटल क्या होता है, वो उसको जो बंद करता है, रोकता है, वो क्या है, बॉटलनेक क्या है? एक्चुअल डिमांड। और क्या हो सकता है? रिसोर्स लिमिटेशंस। रिसोर्स लिमिटेशंस में क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल इज अ रिसोर्स। मेरे पास माल ही कम आ रहा है, कागज का रॉ मटेरियल ही कम आ रहा है तो मैं कागज कम बनाऊंगा, कागज कम आ रहा है तो मैं प्रिंट कम लूंगा। तो एक तो रिसोर्स लिमिटेशन क्या हो सकती है कि रॉ मटेरियल कम आ रहा है। देन लेबर कंस्ट्रेंट। मेरे पास इतनी लेबर नहीं है जो इतना माल बना सके, 20,000 पर यूनिट्स बना सके, इतने लोग मेरे पास नहीं है, लेबर कंस्ट्रेंट हो सकता है। डिमांड नहीं है, वो तो एक अलग बात होगी कि डिमांड ही हमारी 2000 की है तो वो तो एक डिमांड कंस्ट्रेंट हो ही गया, सिस्टम कैपेसिटी का बॉटलनेक हो गया। उसके अलावा कौन कौन से हो गए? रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कंस्ट्रेंट हो गया कि आपके पास इतनी लेबर नहीं है कि आप इतना बना सको। उसके अलावा पावर कंस्ट्रेंट्स, अब ये सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे यहां पे। पावर कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि हमारे यहां पे बिजली नहीं आती इतने घंटे। ये 20,000 यूनिट्स कब बनती है? इन सब के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऐसी चीजों के ऊपर एक स्टार होता है और वो स्टार क्या मेंशन करता है? एट 16 आवर्स अ डे। आप उस मशीन को 16 घंटे अगर चलाओगे तो वो 30 दिन के अंदर 20,000 यूनिट्स बना देगी। अब मैं जानता हूं 16 घंटे तो मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, मेरी फैक्ट्री 12 घंटे चलती है। तो उस केस में फिर क्या हो गया? टाइम कंस्ट्रेंट्स हो गए, पावर कंस्ट्रेंट्स हो गए। अगर मेरे यहां पे ऐसा लग रहा है कि पावर नहीं आती है, आपने तो कह दिया 16 घंटे एक दिन बनाओ, मैंने भी 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट्स डिजाइन कर ली कि 16 घंटे काम होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे पावर ही नहीं आती इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 16 घंटे की। तो अगेन एक क्या आ गया हमारे पास? पावर कंस्ट्रेंट आ गया। मैं 16 घंटे काम नहीं कर सकता, 16 घंटे काम नहीं कर सकता तो 20,000 यूनिट्स बन नहीं सकती। इसका मतलब मेरी मशीन तो है 20,000 की, मेरी डिजाइन कैपेसिटी तो है जो 20,000 बना सकती है। आप उसको ऑप्टिमली चलाओ, ये 20,000 यूनिट्स बनाएगी। लेकिन किसी न किसी कारण से मैं फंस रहा हूं, या तो टाइम नहीं है, पावर नहीं है, लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, फॉर एक्स वाई एंड जेड रीजन मैं कहां फंस रहा हूं? 20,000 यूनिट्स नहीं बना पा रहा, बना ही नहीं सकता। हमारे स्टेट के अंदर नॉर्म है कि 12 घंटे से ज़्यादा की आप शिफ्ट नहीं रख सकते। तो अगर 12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट हो नहीं सकती तो इसका मतलब ये किसी भी हालत में 20,000 बनेगी ही नहीं। इफ़ आई रिमूव ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, लेकिन हमारे यहाँ पे रूल है कि 12 आवर्स से ऊपर की शिफ्ट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली अब ये जो हमारा 16 की जगह मैं 12 आवर्स काम कर सकूंगा, इसका मतलब मैं अपने आप 75% ही काम करूंगा। तो ये 20,000 अपने आप क्या बन गया? 15,000 बन गया। तो दैट इज अ बॉटलनेक। तो ये हुए हमारी सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी जिससे हम काम कर रहे हैं, कि जो मेरा सिस्टम बना रहा है, दैट बिकम्स माय सिस्टम कैपेसिटी, जिससे हम काम कर रहे हैं। तो डिजाइन कैपेसिटी तो एक तरह से क्या हो गई? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और सिस्टम कैपेसिटी क्या हो गई? ऑपरेटिंग कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब जितना मैंने लगाया है, मशीनें लगाई है।
और ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या हो गई, जितना मैं काम कर रहा हूँ। लाइक बाइक्स को हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, 70 किलोमीटर्स पर लीटर, स्टार लगा हुआ होता है। नीचे क्या लिखा हुआ होता है, अंडर टेस्ट कंडीशंस। टेस्ट कंडीशंस क्या होती है, या तो वो एक एकदम प्लेन ट्रैक के ऊपर भगाते हैं उस गाड़ी को, जिसमें ना क्लच दबेगा ना ब्रेक दबेगा, कुछ नहीं, बस एक बार वो टॉप गियर के अंदर आ गई तो 60 की 70 की स्पीड से वो घूमती रहेगी, तब वो 70 किलोमीटर पर लीटर देगी। एक तो वो टेस्ट कंडीशंस हो सकती है। उसके अलावा फिर ये लोग टेस्ट कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं कि गाड़ी एक स्टेज के ऊपर खड़ी रहेगी और वो बेल्ट के ऊपर चलेगी, तो इन दैट केस उसको जो एयर का फ्रिक्शन है वो भी खत्म हो गया। अब तो क्या हो रहा है, खाली व्हील घूमने के अंदर, इंजन घूमने के अंदर जो ताकत लग रही है वो लग रही है, जो एयर का फ्रिक्शन आना था वो भी चला गया, क्योंकि ट्रैक पे चलाएंगे तो हो सकता है एयर से फ्रिक्शन आए और ये 70 कहाँ चला जाए, 68 पे चला जाए, 67 पे चला जाए। तो अंडर टेस्ट कंडीशंस। वैसे ही ये जो कैपेसिटी है ये आइडियली जैसा इन्होंने कहा है वैसा आपने मशीन को चलाया तो ये 20,000 यूनिट्स दे देगी। इन्होंने कैसा कहा है, 16 घंटे चलाओ। 16 घंटे चल ही नहीं सकता, कोई भी फैक्ट्री 16 घंटे नहीं चलती है। यस कुछ चलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हम अपने चारों तरफ फैक्ट्रीज देखते हैं वो 16 घंटे नहीं चलती हैं। तो जब 16 घंटे चलाओगे नहीं तो वो 20,000 का भी बनाएगी नहीं, बट उसकी कैपेसिटी तो यही रहेगी। रेटेड कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो क्या कहलाएगी, 20,000। आप यूज कुछ और कर रहे हो तो ऑपरेटिंग कैपेसिटी कुछ और हो सकती है, सिस्टम कैपेसिटी जैसा भी नाम अलग अलग लिटरेचर में आता है तो वो अलग हो सकती है। वो किन से बंधी हुई है, डिमांड्स। अगर आपकी डिमांड ही नहीं है तो ज्यादा क्यों बनाओगे, बना के रखोगे कहां। रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल मेरे पास 5,000 यूनिट्स का है, हाउ कैन आई मेक 20,000 यूनिट्स। बॉटलनेक, लेबर कंस्ट्रेंट्स, पावर कंस्ट्रेंट्स, इनके बारे में हमारी बात हुई। तो द आइडिया इज कि कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ने से पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है, डिजाइन एंड सिस्टम। अब ये जो सिस्टम कैपेसिटी आ रही है हमारी, सिस्टम कैपेसिटी और जो एक्चुअल में हमारे को डिमांड आएगी उसके अंदर भी कुछ गैप्स रह सकते हैं। तो एक बार तो मैं इसको साफ करता हूं सो दैट वी हैव सम स्पेस और वापस से अब इस टॉपिक को उठाते हैं। तो वी आर स्टडिंग कैपेसिटी प्लानिंग, जिसमें से अभी हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो कैपेसिटी प्लानिंग का नहीं, रादर वो किसका डिस्कशन हुआ है कि व्हाट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी इज डिजाइन कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी। जो आपने मशीन लाया उस पर क्या रेटेड कैपेसिटी है, आप उसको यूज कितना कर रहे हो। आपका यूज डिपेंड करता है आपकी डिमांड कितनी है, रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट अगर कम आ रहा है तो कैसे बनाए, लेबर की अगर लिमिटेशन है, लेबर नहीं है तो कैसे करें। ऑल दीज आर व्हाट इज कैपेसिटी। अब अपन चलते हैं व्हाट इज कैपेसिटी प्लानिंग। नाउ कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजीज कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम और शॉर्ट। अगेन जो लॉन्ग टर्म में ले रहा हूं वो किस नेचर की है, स्ट्रेटेजिक नेचर की। वो ऐसी नहीं है कि डेली चेंज होगी, लेकिन कैपेसिटी को ही अब मैं मीडियम एंड शॉर्ट में भी लिया है। तो अगर अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अभी हमने जब क्लासिफिकेशन किया था तो कैपेसिटी को कहां रखा हुआ था, स्ट्रेटेजिक के अंदर रखा हुआ था, लॉन्ग टर्म में रखा हुआ था। तो यस कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक होती है, लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तक आते आते कई बार वो मीडियम के अंदर भी आ सकती है, शॉर्ट के अंदर भी आ सकती है। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म के मेथड्स हैं वो क्या हैं, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ओवर टाइम। तो आई बिलीव ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो विल स्टॉप एट दिस पॉइंट कि हमने अभी तक बात की कि कैपेसिटी क्या होती है, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग किस तरह से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो सकती है, ये स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, या जो बची हुई स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। सो दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।